जॉब से, और वो आ गई थी सर्वोदय मूवमेंट में, और वो सारे देश में घूमकर चेतना जागृत करने का, भूदान मांगने का, वो सब काम करती थी। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन के आखिरी समय में मध्य प्रदेश की बेड़िया जाति की महिलाओं के लिए काम किया, उनको वेश्यावृत्ति से निकालने के लिए। बेड़िया जाति की ज्यादातर महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है गरीबी के कारण। तो उस जाति की महिलाओं को बचाने के लिए चंपा बहन ने सागर जिले में काम किया। उनका आश्रम भी है, तो उनका बहुत प्रभाव पड़ा। वो बहुत अच्छा गाती थी, बहुत अच्छा बोलती थी, बहुत हिम्मत वाली थी। इसके अलावा निर्मला देश पांडे नागपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। वो रिजाइन करके विनोबा भावे के आंदोलन में आई थी, और उन्होंने विनोबा जी के साथ पदयात्रा की, और उन विनोबा जी की पूरी डायरी लिखी, हर दिन क्या बोला उन्होंने। वो भूदान गंगा के नाम से पूरी एक किताबों की सीरीज है। इसके अलावा उनका उपन्यास भी लिखे हैं उन्होंने, चिंगलिंग नाम से उपन्यास है, दूसरी कई किताबें लिखी हैं। तो उनका काफी प्रभाव पड़ा। बाद में वो राज्यसभा की सदस्य भी बनी। इंदिरा गांधी जी की बहुत अच्छी फ्रेंड थी वो। जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी और इंदिरा गांधी पर पथराव भी होता था मीटिंग में, तो निर्मला देश पांडे तकिए लेकर साथ रहती थी। तकिया से के पीछे इंदिरा गांधी को छिपाना, उनको सेव करना, तो बहुत उनके नजदीक। अच्छा, आपके जीवन के किस पड़ाव पर, किस स्टेज पर आपको ये लगने लगा कि हमें जो लोगों के लिए जीना चाहिए? हाँ, तो दिल्ली में मैं जब काम कर रहा था गांधी स्मारक निधि के साथ, वहां पर एक उनका पब्लिक स्कूल था, और वहां मैं मैनेजर था। वो करते करते मुझे लगा कि मुझे उसी दौरान हम लोग 88 में अपने पिताजी निर्मला देश पांडे और दूसरे गांधीवादियों के साथ हम बस्तर गए थे 1988 में। बस्तर में हमारे पिताजी के एक मित्र हैं धर्मपाल सैनी, जिनको बाद में पद्मश्री मिली। वो वहां आदिवासी लड़कियों की एजुकेशन का काम कर रहे थे, तो उसमें सपोर्ट करने के लिए और वहां एक सर्वे करने के लिए कि डेवलपमेंट में क्या बाधाएं आ रही हैं, उसका सर्वे करने के लिए गांधीयंस की टीम गई थी। तो मैं भी साथ में गया और हम लोग 15 दिन वहां बस्तर में रहे। उस समय मुझे लगा कि इस इलाके में काम करने की जरूरत है। तो फिर मैं दिल्ली वापस आया, और दिल्ली वापस आके मैंने रिजाइन किया। और मेरे बहनोई, मेरी बड़ी बहन के हस्बैंड, वो आदिवासी थे, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे गुजरात से। गुजरात में छोटा उदयपुर एक जिला है जो आदिवासी जिला है, वहां से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम तो शहर में पैदा हुए हो, तुमको गांव का कुछ पता नहीं है, तुम बस्तर में गांव में काम करने जा रहे हो, क्या सेवा करोगे, तो पहले तुम गांव के बारे में जानो। तो उन्होंने बंगाल में रामकृष्ण मिशन में एक ट्रेनिंग के लिए मुझे भेज दिया। उस ट्रेनिंग में मैंने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इस सब की ट्रेनिंग ली। और उसी ट्रेनिंग के दौरान मेरे जीजा जी का मर्डर हो गया, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो फिर उनकी एक आदिवासियों के बीच बड़ी संस्था थी छोटा उदयपुर में, गुजरात में। तो मैं वापस आया और 2 साल फिर मैंने गुजरात में सिस्टर को मदद करी और उस आदिवासियों की सेवा में हेल्प करी। तो मुझे गुजराती भी बोलनी आती है, मैं गुजराती पढ़ लेता हूँ। अच्छा जी। तो उसके बाद फिर 92 में मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि अब मुझे बस्तर जाना है, क्योंकि मैं बस्तर जाने के लिए ही दिल्ली से निकला था। और मैं 92 जनवरी में पहुंच गया। मेरी जो वाइफ है वो आपकी शादी कब हुई थी? 92 में ही। अच्छा। हाँ, मैं शादी में ही पहुंच रहा हूँ अभी। तो मैं जनवरी में बस्तर चला गया था, और फिर मैं अगस्त में दिल्ली आया। तो जो मेरी वाइफ है वो मुझे मिली अगस्त में। उससे पहले हम लोग साथ में काम कर चुके थे और एक दूसरे को जानते थे। और मेरी जो वाइफ है उनकी जो दादी थी, दादी की कजिन गांधी जी की फैमिली डॉक्टर थी, डॉक्टर सुशीला नैयर, जो बाद में हेल्थ मिनिस्टर भी बनी इंडिया की। तो वो उनसे इंस्पायर्ड थी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बस्तर में काम करेंगे। और शादी के 20 दिन बाद फिर वहां चले। हाँ, नवंबर में हमारी शादी हुई, 20 नवंबर को।
और 10 दिसंबर को हम लोग 92 में पहुंच गए वापस दंतेवाड़ा कवलनार गांव, और हमने वहां रहना शुरू कर दिया। ओके। तो वहां जब आप प्रवेश किया तो आपके पास मतलब इकोनॉमिकली क्या स्रोत थे, सोर्सेस थे वहां टिकने के लिए? घर की पूरी सपोर्ट थी? हाँ, तो काफी मदद मेरी बड़ी बहन जो कितने बहन भरा थे आप? मैं भाई तो अकेला हूँ, 3 बहनें हैं। ओके। तो बड़ी बहन जो गुजरात में है, उनका शुभ नाम क्या? मालिनी राठवा। ओके। हमारे जीजा जी थे अमर सिंह राठवा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जिनकी हत्या हुई। तो मेरी सिस्टर ने मदद की काफी। इसके अलावा हमें कुछ और लोगों ने, जैसे कुसुमबेन शाह, गांधी सन्निधि राजघाट पर एक संस्था है जो काका कालेलकर ने शुरू करी थी इंडियन लैंग्वेजेस को डेवलप करने के लिए जी। गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा, क्योंकि गांधी जी का एक सपना था कि इंडियन लैंग्वेजेस डेवलप हो और नॉर्थ इंडियंस को भी साउथ इंडियन लैंग्वेज सीखनी चाहिए जी, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि साउथ इंडियंस को हिंदी आनी चाहिए, तो नॉर्थ इंडियंस को भी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। उसके लिए वो संस्था बनाई गई थी गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा, और काका साहब कालेलकर ने हिंदी के लिए भी बहुत काम किया और इंडियन लैंग्वेजेस को डेवलप करने के लिए काम किया। और उसके लिए एक बहुत ही मशहूर सेंटेंस है कि काका साहब कालेलकर, जिन्होंने गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा की स्थापना करी, वो रविन्द्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन में प्रोफेसर थे जी। तो गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर से उनको मांग लिया कि हमें हिंदी को प्रचार करने के लिए देश भर में एक आदमी चाहिए, तो आप हमें इनको दे दीजिए, काका साहब कालेलकर को दे दीजिए। और फिर दिल्ली में लाकर वो संस्था की स्थापना हुई। तो एक मशहूर वाक्य ये है कि एक गुजराती ने, यानी गांधी गुजराती थे, एक गुजराती ने एक बंगाली से, रविन्द्रनाथ टैगोर से, एक मराठी को, काका साहब कालेलकर मराठी थे, एक गुजराती ने एक बंगाली से एक मराठी को हिंदी के लिए मांग लिया। ओके। क्या बात है जी। तो काका साहब कालेलकर की संस्था है गांधी सन्निधि, उसकी जो सेक्रेटरी है कुसुमबेन शाह, उन्होंने हमें 500 रुपया देना शुरू किया कि मैं तुम्हें 500 रुपया महीना दूंगी, तुम गांव में काम करने गए हो। इसके अलावा वो जो धर्मपाल सैनी जो बस्तर में काम करते हैं महिला शिक्षा के लिए, उन्होंने 500 रुपया देना शुरू किया। फिर दिल्ली में एक संगठन है आदिम जाति सेवक संघ जी, जो आदिवासियों की सेवा का काम करता है, उन लोगों ने हमें एक आंगनबाड़ी का प्रोजेक्ट दिया कि आप एक आंगनबाड़ी चलाइए, वहां हम आपको 500 रुपया देंगे। तो हमारा 1,500 रुपया उस समय हो गया, जो काफी होता था। तो इनिशियल स्टेज पे आपने क्या काम शुरू किया? सबसे पहले जीरो, मान लीजिए मतलब ग्राउंड जीरो से। जी। तो हम लोगों ने पहले वहां के जो छोटे छोटे बच्चे इधर उधर घूमते रहते थे, स्कूल नहीं था, घूमते रहते थे, अपनी माँ के साथ महुआ बीन रहे हैं या ऐसे ही धूल में खेल रहे हैं, तो हमने उन बच्चों को टॉफी दिखाकर, क्योंकि हम उनकी भाषा भी नहीं जानते थे, टॉफी दिखाई तो बच्चे नजदीक आ गए, टॉफी खा रहे हैं, हम भी साथ में बैठे हुए हैं। फिर हमने कहा चलो नहाने जाते हैं, तो हैंड पंप है, तो वहां सब लोग नहाने चले गए, बच्चों के साथ नहाए, फिर उनको वापस ले आए, फिर उनको थोड़ा सा गिनती, वर्णमाला, कविता, गाने इस तरह से सिखाना शुरू किया। तो बच्चों के पेरेंट्स का क्या प्रतिक्रम था वहां? हंसते थे वो लोग। अच्छा। हंसते थे कि ये देखो कोई आए हैं और हमारे बच्चों को नहला रहे हैं। ओके। हाँ, तो माएँ जो है खड़े होके बोलती थी कि अच्छे से रगड़ो इसको, अच्छे से, ये नहाता नहीं है, इसको नहलाओ अच्छे से। तो खुश होती थी कि हमारे बच्चों की सेवा कर रहे हैं। हम लोग उनको खिचड़ी बना के खिलाते थे, अपने आश्रम में खिचड़ी बनाते थे। एक झोपड़ी थी हमारी, उसमें खिचड़ी बना के बच्चों को खिलाते थे। पहले आपने झोपड़ी बनाई? पहले जब मैं गया था तब तो मैं गांव में लोगों के घरों में रहा। ओके। पेड़ के नीचे रहा पहले, फिर गांव में घर में रहा, फिर गांव के नौजवानों के साथ खेलना शुरू किया, तो नौजवानों ने मिलकर के एक झोपड़ी बना दी थी। झोपड़ी क्या थी? छप्पर था सिर्फ, दीवारें नहीं थी, दीवारें बाद में बनी है। तो उसमें हम लोगों ने रहना शुरू किया था
और उसमें ही हम खिचड़ी बना के बच्चों को खिलाते थे। तो बच्चे फिर आने लगे धीरे धीरे। फिर हमने देखा कि हर घर में बीमारी है, मलेरिया बहुत है। तो फिर हम 11 किलोमीटर दूर दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा तब गांव था, ग्राम सभा थी, ग्राम पंचायत ओके दंतेवाड़ा, तब तक जिला नहीं बना था और छत्तीसगढ़ भी राज्य नहीं बना था। तब तक वो मध्य प्रदेश का हिस्सा था। 2000 में बना है वो। राइट। तो हम लोगों ने वहां, लेकिन पीएचसी थी दंतेवाड़ा में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहां जाकर जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर एक महिला थी, तो उनसे बात की। उन्होंने कहा कि भाई देखो गांव में तो कार्यकर्ता जाता नहीं है, लेकिन आप दवाएं ले जाओ, आप दवाएं बांटो और मलेरिया स्लाइड बनाओ, मलेरिया स्लाइड हमको दे दो, हम आपको बता देंगे पॉजिटिव मलेरिया किसको है, उसका रेडिकल ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं, वो भी आपको सिखा देंगे। खुजली में आप ये वाला लोशन बेंजाइल बेंजोएट दे सकते हैं, दस्त होने से आप मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं, और ये सारी दवाएं हमको दे दी, पैरासीटामोल वगैरह। और मैंने अपनी पत्नी के जो वैनिटी बैग है, मेकअप बॉक्स, उसको खाली करके उसमें दवाएं भर के, और फिर हम घर घर जाते थे और जो मलेरिया या दूसरे डायरिया या इसके बीज या फिर फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि औरतें जो हैं कभी भी बाथरूम तो था नहीं कहीं भी, तो कपड़े पहन के ही नहाती थी, तो उनका पूरा जो कमर का हिस्सा है उसमें दाद हो जाता था। तो उसके लिए हमको दवाएं भी बड़ी महंगी आती हैं, जो एंटी फंगल दवाएं हैं वो बहुत महंगी आती हैं, 100 रुपए की 5 ग्राम की ट्यूब आती है। तो हमने वहां डॉक्टर से बात की, तो एक डॉक्टर थे जेटी राव, उन्होंने बताया कि आप घर पर भी उसका ऑइंटमेंट बना सकते हैं, और सैलिसिलिक एसिड एक पाउडर आता है और पेट्रोलियम जेली, इन दोनों को मिक्स करिए और वो एंटी फंगल ऑइंटमेंट बन जाता है। तो फिर हम 1 किलो के हिसाब से 1 किलो पाउडर, 1 किलो पेट्रोलियम जेली फिर ला करके उसको बना करके वो महिलाओं में बांटना, फिर इस तरीके से हमने काम शुरू किया। तो इसमें अपनी पत्नी का वो भी योगदान होगा? साथ में थी, साथ में हम लोग करते थे। और हमने बहुत ही क्रिटिकल केसेस भी कई बार डील किए, सांप के काटे के लोगों को बचा लिया। एक महिला जिसका हाथ सड़ गया था, पूरा गैंग्रीन हो गया था, यहाँ से यहाँ तक घाव था, और डॉक्टर के पास ले गए, पीएचसी ले गए, उन्होंने कहा एम्पुटेट करना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि गैंग्रीन हो गया है। लेकिन वो महिला हॉस्पिटल से भाग गई और हमारे पास आ गई और जिद करने लगी कि नहीं मैं तो जाऊंगी नहीं, आप ही मेरा इलाज करो। तो मैंने ड्रेसिंग की और उसको बायोकेमिक और दूसरी दवाएं दी और वो ठीक हो गई। अच्छा। हाँ, उसका हाथ ठीक हो गया, अभी भी है वो। तो एक व्यक्ति थे जो जिनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, उनको मैंने विटामिन ए का सिरप भी दिया, दूसरी दवाएं भी दी, वो ठीक हो गए, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। तो मेरे पास बहुत सारे नेत्रहीन लोग आने लगे थे कि भाई ये तो अंधों को ठीक कर देता है। तो इस तरीके से नहीं, आपको ये नॉलेज प्रैक्टिस में ही आई कि आपने ट्रेनिंग भी ली कहीं? नहीं, तो बायोकेमिक जो दवाई है वो मेरे पिताजी प्रैक्टिस करते थे, तो वो एक तो मैंने किया और उसकी किताब भी रखता था मैं। इसके अलावा एक किताब है डेविड वार्नर की, वेयर देयर इज नो डॉक्टर, जहां कोई डॉक्टर ना हो। ओके। तो वो किताब हम पढ़ते थे और उस किताब में सारी जानकारी रहती थी कि अगर ये बीमारी है तो आप क्या दवाई देंगे, कैसे ट्रीट करेंगे। तो वो हम उसको करते थे और फिर जो डॉक्टर्स थे, जो वहां के सरकारी डॉक्टर्स थे, उन सरकारी डॉक्टर के हम क्लोज कांटेक्ट में रहते थे, वो हमको बताते रहते थे। फिर हम डॉक्टर्स को बुलाकर कैंप भी करवाने लगे, गांव में हेल्थ कैंप कराते थे। तो डॉक्टर्स हमको कहते थे चलिए अब आप इंजेक्शन लगाइए, ऐसे इंजेक्शन भरते हैं, ऐसे करते हैं। चलो, एक तो ये मेडिकल फ्रंट पे होगा, आपने काम किया, और क्या किया? मतलब हाँ, कोई सोशल एक्टिविटी लोगों के साथ? जी। तो इसके अलावा फिर वहां पर पीने के पानी की दिक्कत थी, गांव में हैंडपंप्स नहीं थे, गंदे जो गड्ढे थे उसमें लोग नहाते थे, उसी से खुजली वगैरह सब होती थी उनको। तो हैंडपंप्स लगवाने का एक कैंपेन शुरू किया गया, बहुत हैंडपंप्स लगवाए गए। हम लोगों को इकट्ठा करते थे, उनकी कलेक्टिव एप्लीकेशन लिखवाते थे, फिर वो एप्लीकेशन लेके हम PHED डिपार्टमेंट जाते थे,
कई बार कलेक्टर का भी इंटरवेंशन करवाना पड़ता था, तो हैंडपंप्स लगवाए बहुत सारे। फिर हमने जो भी सरकारी योजनाएं थी, चाहे वो स्कूल था, चाहे आंगनबाड़ी थी, चाहे राशन दुकान थी, चाहे दूसरा कोई भी हेल्थ फैसिलिटी थी, उसके अराउंड उनको लोगों को एंटाइटलमेंट्स बताने शुरू किए कि आपके अधिकार क्या है और उन अधिकारों को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके अराउंड फिर लोग में अवेयरनेस आनी शुरू हुई, कलेक्शन उनका शुरू हुआ कि हमको इकट्ठा होकर के कलेक्टिव बना करके ऑफिसर्स के पास जाना है, अपने अधिकारों को मांगना है। इस तरीके से कलेक्टिव एफर्ट वहां शुरू हुआ। और नरेगा पर हम लोगों ने मॉनिटरिंग शुरू करी कि नरेगा या आंगनबाड़ी में किशोरी बच्ची को क्या मिलना चाहिए, गर्भवती माता को कितना मिलना चाहिए, उसको तौलना कैसे है, नापना कैसे है। डिब्बे बनाए गए, तौल नहीं सकते, नापो कि इतना मिलना चाहिए, उसमें गड़बड़ तो नहीं हो रही है। इस तरह से कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की मॉनिटरिंग और जो हमारे एंटाइटलमेंट्स हैं वो हमको प्राप्त हों, इस पर काम शुरू हुआ। उसके बाद वहां के जो अधिकारी थे, कलेक्टर, एसपी, जज और दूसरे डिपार्टमेंट्स के हेड्स, वो बहुत खुश हुए कि भाई यहाँ गांव में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं जाना चाहते, लेकिन ये दिल्ली से आकर यहाँ काम कर रहे हैं। तो सभी डिपार्टमेंट्स ने अपनी योजनाओं में, इम्प्लीमेंटेशन में हमारी संस्था को अपने साथ जोड़ा कि साहब हमारी ये योजनाएं हैं, आदिवासियों तक पहुंचानी है, लेकिन वो हमारी बात सुनते नहीं है। तो आपने अपनी संस्था का नामकरण कब किया? वो तो जब हम पहुंचे हैं 10 तारीख को, 10 दिसंबर को, तो 21 दिसंबर को मेरे पास रजिस्ट्रेशन का आ गया था। अच्छा। तो वो तो हमने अगस्त में ही उसका क्या नाम रखा था उसमें? वनवासी चेतना आश्रम। ओके जी। और वो संस्था तो रजिस्टर्ड हो गई थी हमारे काम शुरू करते ही, और उसमें फंड तब तक नहीं था, लेकिन फिर 1.5 साल के बाद हमको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लोग आए और उन्होंने कहा कि हम यहाँ इनकी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं, और यहाँ पर जो सैक्रेड ग्रोव्स होते हैं कुछ, जहाँ की लकड़ी, जहाँ का पेड़ कोई नहीं काटता है, उसको पवित्र भूमि माना जाता है कि ये देवता की भूमि है, तो उसका सर्वे करना है हमको, डिपार्टमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मध्य प्रदेश। उन लोगों ने हमें पहला प्रोजेक्ट दिया था, तो हमने उसमें धान के अलावा चना भी उगाओ। जब धान कटने वाला है उससे पहले ही वो लोग 1 हफ्ता पहले पानी निकाल देते हैं खेत का, धान काटने से पहले जी। और तो हमने कहा कि उसी समय चना फेंक दो धान के खेत में और धान काट लो, और उसके बाद आपका चना हो जाएगा, तो चना भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो वो एक प्रोजेक्ट शुरू किया। उसके अलावा वो जो सैक्रेड ग्रोव्स में कितने पेड़ हैं पूरे दंतेवाड़ा ब्लॉक में, उसका सर्वे शुरू किया। और उस वक्त तक हमारे पास साइकिलें ही थी, हम साइकिलों से ही आते जाते थे। वो भी साइकिलें भी हमें दूसरे लोगों ने मदद दी थी। तो मेरी पत्नी को साइकिल नहीं चलानी आती थी, तो साइकिल चलानी सिखाई। तो सड़कें वगैरह थी वहां साइकिल चलाने की? कच्ची सड़क थी, कच्ची पर चल पाता था? कच्ची सड़क थी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था, कोई बस नहीं थी। तो हम या तो ये जो माल ढोने वाली ट्रक होते हैं, मिनी ट्रक होते हैं, उसमें पीछे बैठ कर आते थे माल के साथ, और इस तरह से, और साइकिल पर आते जाते थे जी। अच्छा, अब हम थोड़ा 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, बाद में आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है तो उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।